हेलो मेरे फिल्मी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद आप लोग कहानी में खो जाने वाले हैं। फिल्म का शुरुआत होता है साल 2027 में, जब पिछले 2 दशक से दुनिया में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। इंसानियत के सभी लोग बाज हो गए हैं और किसी को पता नहीं चल रहा क्यों। इस वजह से दुनिया भर में जंग और डिप्रेशन मच गया है और सोसाइटी कोलैप्स के एज पर है। हर तरफ असाइलम सीकर्स और रिफ्यूजीज भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिलती। 2027 तक बस ब्रिटेन ही एक कंट्री है जो अभी भी संभली हुई है, क्योंकि उनका टोटलिटेरियन गवर्नमेंट और आइलैंड जियोग्राफी रिफ्यूजीज को रोकने में सफल रहा है। फिर हम मिलते हैं थियो फारेन से, जो पहले एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था लेकिन अब एक ब्यूरोक्रेट है। लंदन के एक कॉफी शॉप में सब लोग टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज देख रहे होते हैं। दुनिया का सबसे छोटा इंसान, जो 18 साल का था, उसका एक क्रिमिनल ने मर्डर कर दिया। सब लोग सैड और शॉक होते हैं, लेकिन थियो को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी कॉफी लेकर वो बस स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन सेकेंड्स के बाद एक बम ब्लास्ट होता है उसी कैफे में, जिसे एक टेररिस्ट ग्रुप फिशेस ने अंजाम दिया होता है। सब कुछ बिखर जाता है, कई लोग मर जाते हैं और काफी लोग घायल होते हैं। थियो अपने काम पर वापस जाता है, जैसे कि ऐसे हादसे रोज होते हों इस डिस्टोपियन दुनिया में। लेकिन ऑफिस में भी सभी लोग दुनिया के सबसे छोटे इंसान की मौत का गम मानते हैं। थियो इससे इरिटेट हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ अपना काम करना चाहता है और पैसे कमाना चाहता है। फिर वो अपने बॉस से झूठ बोलता है कि मौत ने उसे डीपली अफेक्ट किया है। बॉस उसे सिंपैथेटिक होकर एक दिन की छुट्टी दे देता है। थियो ट्रेन में चढ़कर एक स्टेशन पर उतरता है, जहां वो इलीगल इमिग्रेंट्स को होल्डिंग सेल्स में देखता है, लेकिन बिना किसी फीलिंग के उनके पास से निकल जाता है। वो अपने दोस्त जैस्पर से मिलने के लिए निकलता है, जो उसका पुराना दोस्त है। जैस्पर का घर एक छोटी सी कॉटेज में है, जो वुड्स में छुपाया गया है। जैस्पर की वाइफ मेंटली इल है और दिन भर न्यूज़पेपर कटआउट्स देखती रहती है, जो ऑनगोइंग क्राइसिस के बारे में होते हैं। जैस्पर और थियो बैठकर अपनी बात करते हैं और जैस्पर अपने बैकयार्ड में उगाई गई वीड का मजा लेने के लिए कहता है। फिर जैस्पर ह्यूमन प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है, एक इलूसिव ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया की इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रही है। लेकिन थियो को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उसके लिए दुनिया का फ्यूचर ऑलरेडी खत्म है। अगली सुबह थियो अपने ऑफिस वापस जाता है, लेकिन 2 आदमी उसे जबरदस्ती एक वैन में डालकर फिशेस के हाइडआउट ले जाते हैं। वहां थियो अपनी एक्स-वाइफ जूलियन से मिलता है, जो फिशेस की लीडर है। जूलियन उससे मदद मांगती है, एक रिफ्यूजी के लिए ट्रांजिट पेपर्स चाहिए जो कंट्री के ईस्टर्न कोस्ट जाना चाहती है। थियो रिलक्टेंट होता है, लेकिन पैसे की जरूरत होने की वजह से वो एग्री कर लेता है। थियो अपने कजिन गैरी के पास जाता है, जो गवर्नमेंट में काम करता है, और उससे फेक स्टोरी बनाता है ताकि वो पेपर्स ले सके। अगले दिन थियो और जूलियन एक कार में रिफ्यूजी की और मिडवाइफ मिरियम के साथ जर्नी पर निकलते हैं। लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी पर एक आर्म्ड गैंग हमला कर देती है। ल्यूक, जो ड्राइवर है, रिवर्स करता है, लेकिन एक गून जूलियन के गले में गोली मार देता है। थियो डेस्परेट होकर उसके घाव पर प्रेशर डालता है, लेकिन जूलियन मर जाती है। इस वक्त पर उनका पुलिस से सामना होता है और ल्यूक पुलिस को नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो कॉप्स को गोली मार देता है। कॉप्स को साइड पे मारने के बाद ग्रुप जितना फास्ट हो सके उतनी जल्दी निकलता है। कुछ माइल्स दूर जाकर वो रुकते हैं, लेकिन तब तक जूलियन की मौत हो चुकी होती है। थियो इस बात से इतना डिवास्टेट हो जाता है कि वो वहां से दूर चला जाता है और आंसू बहाने लगता है। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं मिलता मौन करने का, क्योंकि लूक उसे बुलाता है और ग्रुप एक रूरल फार्म में सेफ हाउस के लिए निकल पड़ता है। कुछ घंटों बाद वो एक कंट्री हाउस पहुंचते हैं, जो आर्म्ड फिश मेंबर्स से हेविली गार्डेड होता है। थियो फ्रेश होकर अपने आप को क्लीन करता है और फिर वो सुनता है कि ग्रुप लूक को अपना नया लीडर इलेक्ट कर रहा है। उस रात मरियम थियो को बुलाती है कि वो उसके साथ आए, क्योंकि यंग रेफ्यूजी उससे पर्सनल बात करना चाहती है। थियो रिलक्टेंटली उसके पीछे बांध तक जाता है, जहां की उसका इंतजार कर रही होती है। यहाँ पर की थियो को बताती है कि वो ब्रिटेन के ईस्टर्न कोस्ट जा रही है, जहां उसे एक शिप टुमारो पे जाना है। जूलियन ने की को बताया था कि अगर उस मिशन के दौरान कुछ हो जाए तो सिर्फ अपने एक्स हस्बैंड थियो पर भरोसा करना। अब जब जूलियन मर चुकी है, कि थियो से मदद मांगती है। थियो पहले ये कहकर मना कर देता है कि उसे मिशन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जबकि अपने कपड़े उतारकर अपना प्रेगनेंसी रिवील करती है, थियो स्टन रह जाता है। 2 डेकेड्स की ग्लोबल इनफर्टिलिटी के बाद पहली बार कोई इंसान प्रेग्नेंट है और वो उसके सामने खड़ी है।
थियो को मिशन की इम्पोर्टेंस समझ आती है और वो की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। कंट्री हाउस में लोग सबको बताता है कि पुलिस कभी भी उन्हें पहचान कर अरेस्ट कर सकती है। वो कहता है कि अब प्लान चेंज करना पड़ेगा क्योंकि जूलियन के मर्डर के बाद उनकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। हाउस में सब लोग जानते हैं कि प्रेग्नेंट है और लूक नहीं चाहता कि उसे अननेसेसरी रिस्क दिया जाए। गवर्नमेंट एक्सट्रीमिस्ट है और एक ब्लैक रेफ्यूजी का बेबी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए लूक का सजेशन होता है कि वहीं पर रुककर अपना बच्चा पैदा करे। कि थोड़ा हेजिटेंट होती है लेकिन मजबूरी में वो मान जाती है। रात को अनएक्सपेक्टेड टर्न आता है जब थियो देख लेता है कि लूक दो उन लड़कों को लेकर कंट्री हाउस के किचन में आया है जिन्होंने उनकी गाड़ी पर अटैक किया था कैंटरबरी के रास्ते। थियो नीचे छुपकर उनकी बात सुनता है जिसमें पता चलता है कि जूलियन का मर्डर लूक ने प्लान किया था ताकि वो पावर लेकर फिशेस को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर में लीड कर सके। उनका प्लान है थियो को मारकर बेबी का पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करना। थियो शॉक्ड होता है और तुरंत की और मरियम को उठाता है। वो उन्हें फिशेस के प्लान के बारे में बताता है और कहता है कि हमें अभी तुरंत यहाँ से निकलना पड़ेगा। कि थियो पर ट्रस्ट करती है और वो तुरंत निकल पड़ते हैं, एक गाड़ी में छुपकर भागते हैं। कुछ घंटों बाद वो जैस्पर के कॉटेज पहुंचते हैं जो सेंट्रल लंदन के आउटस्कर्ट्स में होता है। थियो अपने पुराने दोस्त जैस्पर को की और मरियम से मिलवाता है। जैस्पर खुशी से झूम उठता है और सबके लिए हेल्दी मील्स बनाता है। डिनर के दौरान वो टुमारो के बारे में बात करते हैं जो एक हॉस्पिटल शिप है जो एक फिशिंग बोट के रूप में डिस्गाइज्ड है। ये शिप की और उसके बेबी को ह्यूमन प्रोजेक्ट तक ले जाएगा। थियो समझाता है कि शिप बीक्स हिल पे रुकने वाला है जो ब्रिटेन के ईस्टर्न कोस्ट पे एक रेफ्यूजी कैंप के पास है। जैस्पर ये सुनते ही रिवील करता है कि उसके पास सही आदमी है जो उन्हें बीक्स हिल तक पहुंचा सकता है, एक कॉप जो जैस्पर से फ्रीक्वेंटली वीड खरीदता है। लेकिन अगले सुबह सब कुछ बिगड़ने लगता है जब एक लाउड अलार्म सबको जगा देता है। जैस्पर सीसीटीवी कैमरा चेक करता है और देखता है कि फिशेस ने उनके टायर ट्रैक्स फॉलो किए हैं जो कॉटेज तक पहुंच गए हैं। ये देखकर ओल्ड मैन थियो और उसके दोस्तों को तुरंत निकलने के लिए कहता है। जैस्पर बोलता है कि वो यहीं रुकेगा और फिशेस को स्टॉल करने की कोशिश करेगा। उसके बाद वो उन्हें एक अबैंडन स्कूल का डायरेक्शन देता है जहां उसका कॉप फ्रेंड उनका इंतजार कर रहा होगा। जब ट्रियो निकलते हैं, जैस्पर कामली अपनी मेंटली इल वाइफ को पॉइजन दे देता है ताकि वो फिशेस के टॉर्चर से दूर रहे। लेकिन फिशेस ज्यादा देर तक नहीं रुकते और उन्हें पकड़ लेते हैं। उन्हें डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं जो थियो और ग्रुप के बीक्स हिल की तरफ जाने का प्लान रिवील करते हैं। लूक को कोई जोक फनी नहीं लगती और वो मर्सिलेसली जैस्पर को गोली मार देता है। थियो पास के जंगल में होता है जब वो अपने दोस्त जैस्पर को ग्रेटर गुड के लिए खुद को बलिदान करते हुए देखता है। यह दृश्य थियो को तबाह कर देता है, लेकिन अब वो और भी दृढ़ हो जाता है कि की को बीक्स हिल पहुंचाना है। इसलिए वो उन्हें जैस्पर की कार में बैठाकर वहां से निकल जाता है। रात में ग्रुप कुछ परित्यक्त इमारतों के पास रुकता है आराम करने के लिए। अगली सुबह जब थियो उठता है तो वो देखता है कि वे एक परित्यक्त स्कूल के पास हैं। उसे की बाहर झूले पर बैठी मिलती है जबकि मिरियम एक क्लासरूम के अंदर होती है। तभी एक सायरन की आवाज सुनाई देती है और वे तुरंत स्कूल से बाहर चले जाते हैं। उन्हें एक मिलिट्री वाहन रोकता है जिसका ड्राइवर उन्हें स्थिर रहने के लिए कहता है। थियो को एहसास होता है कि यह शायद वही पुलिस वाला है जिसका जिक्र जैस्पर ने किया था, तो वो जोर से चिल्लाता है, जैक एस्पर ने हमें यहाँ भेजा है। यह सुनते ही पुलिस वाला उन्हें अपनी कार में बुलाता है और जल्दी से बीक्स हिल की ओर ले जाता है। उसे पता नहीं होता कि गर्भवती है और न ही उसे इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि वे रिफ्यूजी कैंप जा रहे हैं। कुछ घंटों बाद वे बीक्स हिल पहुंचते हैं जो सशस्त्र सैनिकों द्वारा कड़ी सुरक्षा में होता है। पुलिस वाला उन्हें बताता है कि एक जिप्सी महिला जिसका नाम मिर्ची है उनका इंतजार कर रही है अंदर। वह उन्हें रहने की जगह और रात के लिए सुविधाएं दिलाने में मदद करेगी। फिर तिकड़ी एक बस में चढ़ती है जो उन्हें बीक्स हिल रिफ्यूजी कैंप के बीच तक ले जाती है। लेकिन इसी नाजुक पल पर की का पानी टूट जाता है और वह दर्द में चीखने लगती है, जो पास के एक पुलिस अधिकारी को सचेत कर देता है। मिरियम उसे भटकाने के लिए अभिनय करती है जैसे कि वह किसी आत्मा के नियंत्रण में हो। यह ध्यान भटकाने के लिए काफी होता है कि और थियो वहां से निकल सके, लेकिन मिरियम को तुरंत पकड़ लिया जाता है। थियो और की जिप्सी महिला मिर्ची से सड़क के किनारे मिलते हैं और वह उन्हें उनके कमरे तक ले जाती है। उस रात की लेबर में जाती है और बड़ी मुश्किल से एक बच्ची को जन्म देती है। थियो अपनी पूरी कोशिश करता है उसकी मदद करने की और आखिरकार 18 सालों में पहला इंसानी बच्चा पैदा होता है।
अगली सुबह उनके दरवाजे पर एक जोर की दस्तक होती है। थियो जब दरवाजा खोलता है तो कल वाला पुलिस वाला और मिर्ची उनके सामने होते हैं। पुलिस वाला उन्हें बताता है कि फिशेस ने रिफ्यूजी कैंप के सुरक्षा घेरा को बम से उड़ा दिया है। तभी वह देखता है कि कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है कंबल के नीचे, और वह जबरदस्ती उसे दिखाने के लिए कहता है। तब यह खुलासा होता है कि पुलिस वाले को बताया गया था कि थियो और की के ऊपर इनाम रखा गया है, इसलिए वह यहाँ उन्हें गिरफ्तार करने आया है। पुलिस वाला गुस्से में होता है क्योंकि उन्होंने उसके लिए ड्रग्स नहीं लाए। फिर वह गन निकालकर सभी को बाहर जाने के लिए मजबूर करता है। लेकिन जब ग्रुप लॉबी तक पहुंचता है तो मिर्ची अचानक से पुलिस वाले को सीढ़ियों से धक्का दे देती है। थियो इस मौके का फायदा उठाकर एक भारी पत्थर उठाता है और पुलिस वाले को मारकर उसकी जिंदगी का अंत कर देता है। इस घटना के बाद मिर्ची उन्हें एक गली में ले जाती है जहां कई रिफ्यूजी एक विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा होते हैं। चीजें तनावपूर्ण होने लगती हैं क्योंकि कई प्रदर्शनकारियों के पास असॉल्ट राइफल्स होती हैं। तिकड़ी किसी तरह से चुपचाप वहां से निकलने में सफल होती है और एक भूमिगत नहर की ओर बढ़ती है। लेकिन जब वे अपनी मंजिल के करीब पहुंचने वाले होते हैं तो फिशेस अचानक आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। ल्यूक जबरदस्ती की और बच्चे को पास के अपार्टमेंट बिल्डिंग में ले जाता है, जबकि थियो और मिर्ची को बाकी फिशेस के साथ छोड़ दिया जाता है। ब्रिटिश आर्मी कुछ देर बाद वहां पहुंचती है और बिना सोचे समझे फायरिंग करने लगती है। हड़कंप मच जाता है जब फिशेस वापस फायर करते हैं, जो मिर्ची और थियो को वहां से भागने का मौका देती है। थियो उसे इंतजार करने के लिए कहता है और फिर अपार्टमेंट की ओर दौड़ता है जहां की को ले जाया गया था। बिल्डिंग पर आर्मी का भारी हमला हो रहा होता है और थियो रास्ते में कई मृत शरीरों के पास से गुजरता है। आखिरकार वह दूसरी मंजिल पर की और बच्चे को ढूंढ निकालता है और उन्हें वहां से ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन ल्यूक जो पास में लड़ाई कर रहा होता है उन्हें रुकने का आदेश देता है। जब लगता है कि अब सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है, एक विस्फोट होता है जो ल्यूक को तुरंत मार देता है। थियो इसका फायदा उठाकर की और बच्चे को बिल्डिंग से निकाल ले जाता है। उनका गुजरना कई सशस्त्र लोगों के पास से होता है, जिसमें ब्रिटिश सैनिक और फिशेस शामिल होते हैं, लेकिन सब बच्चे की मौजूदगी देखकर चौंक जाते हैं और अस्थायी रूप से अपनी लड़ाई रोक देते हैं। कुछ सेकंड बाद युद्ध फिर से शुरू हो जाता है और थियो और की वहां से दौड़कर निकल जाते हैं। जल्द ही वे मिर्ची से मिलते हैं जो उन्हें भूमिगत नहर तक ले जाती है। वह वहां रुक जाती है जबकि थियो की और बच्चा एक छोटी नाव में बैठकर मुलाकात के स्थान की ओर चले जाते हैं। इस दौरान की देखती है कि नाव में कुछ खून के धब्बे हैं और वह घबरा जाती है कि शायद वह खून बहा रही है। लेकिन थियो खुलासा करता है कि यह उसका खून है क्योंकि वह उसे बचाने की कोशिश में गोली से घायल हो चुका है। यंग महिला यह जानकर तबाह हो जाती है कि उसका रक्षक मर रहा है, लेकिन वह वादा करती है कि अपने बच्चे का नाम थियो के नाम पर रखेगी। थियो यह सुनकर मुस्कुराता है और आखिरकार अपनी चेतना खो देता है। फिल्म का अंत होता है जब नाव टुमारो शिप तक पहुंचती है। हम शिप पर बच्चों की हंसी की आवाज सुनते हैं, जो यह संकेत करता है कि दुनिया में अभी कुछ उम्मीद बाकी है।